हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखिए कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ में ना आप लोग को मतलब सही से नहीं, कान पकड़ के मतलब क्लास में लेके चलना है। करंट की क्लास आप लोग जरूर देख लिया करिए। और सुबह 10 बजे क्लास होती। आज तो पता है एकदम से अपलोड ही नहीं हो रहा था सुबह से। तो फिर 10 बजे क्लास होती है। आप लोग करंट की क्लास जरूर देखा करिए। बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं भाई, बहुत मेहनत से। लिखने में पता है उसका पूरा दिन लग जाता है। तो हाँ, तो आप लोग इसे जरूर देखा करिए। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट में भी कर देते हैं। तो आप लोग वहां पर जरूर चले जाया करिएगा। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत को सफल करिए और अपने लक्ष्य को अचीव करिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है और उसकी पीडीएफ हम आपको एक एक सारी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सारी प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, परेशान मत होइए, लेकिन चीजों को आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से पढ़िए। करंट की क्लास को बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में, और अगर टेलीग्राम से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। वनडे एग्जाम टारगेट ऐसे डालेंगे, वनडे ये ऐसे लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखेंगे, नकल करके। वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन है। ठीक है, और ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को और नमस्कार, प्रणाम। और चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ओके, चलिए भाई। स्टेशन मास्टर लोग एकदम से रेडी हैं। रूट क्लियर है, जगह क्लियर है, रास्ता क्लियर है। क्लियर है तो हमारी एकदम से क्लास भी क्लियर है। चलिए, या तो आर होंगे या तो पार होंगे। तो आर पार के चक्कर में बीच बीच में गोला मत मारिएगा ऐसे कि ये हो रहा है। ऐसे बन के आता है ना, पता नहीं किसने उसको डिजाइन भी किया और साथ ही साथ में कलर कैसा चूज करा है। डर लग जाता है, ऐसे वाला कुछ आता है बीच में। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखेंगे निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। ओके, आ जाइए भाई, क्लास की तरफ आइए। आज वैसे कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है। विकल्प आपका सी से होता है, भंडारण और प्रकीर्णन। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा जो होता है इसका भंडारण है, और प्रकीर्णन तो आप सभी जानते हो। और आजकल इसको छोड़ ही देते सारी बातों को और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हम्म, परमाणु ऊर्जा भी ऐसे ही। परमाणु जो ईंधन होता है, परमाणु ऊर्जा है, उससे भी उसके विकिरण से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और जटिल होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसरस होता है, कैंसर उत्पन्न करने वाला होता है। तो इसके जो विकिरण होते हैं बड़े नुकसान करते हैं, चाहे वो इसका रेडिएशन हो नाभिकीय ऊर्जा का या फिर चाहे परमाणु, दोनों ऐसा ही होता है। और कंडीशन आजकल युद्ध में देखिए कुछ चल भी रही है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, हम भी शेयर कर देते हैं। जस्ट अभी और आप लोग वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे भाई। हाँ, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। चलिए जल्दी से बताइए। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ब्लीचिंग है, किण्वन है, ऑक्सीकरण है, पाश्चुरीकरण है। सही जवाब यहाँ पर हो जाता है विकल्प आपका बी से होता है, किण्वन है, फर्मेंटेशन है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन में क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इस क्रिया के लिए सजीव की कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती हैं। कोई सजीव हो उसकी कोशिका की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और एक गैस बनती है। जो पूछा जाता है वो गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस होगी यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में, यहाँ पर कौन सी गैस बनती है, आपको जल्दी से बताना है। सिरका वगैरह ऐसे ही बनता है, अल्कोहल ऐसे ही बनता है। आगे देखिए, तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, यहाँ पर पानी का निर्माण नहीं होता, H2O नहीं बनती है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण तो होता है लेकिन यहाँ पर पानी नहीं बनता है।
और एक चीज आपको बताना है, जो ये पाश्चुरीकरण लिखा, पाश्चुरीकरण की क्या प्रक्रिया होती है? पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को एक निश्चित ताप तक गर्म करते हैं, फिर उसको एकाएक ठंडा करते हैं। दूध को पहले गर्म करके एक निश्चित ताप और फिर उन निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, जिससे कि उसमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या हो जाए, एकदम से निष्क्रिय हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। ये है प्रक्रिया पाश्चुरीकरण। और पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, शर्करा की बात करते हैं, C12H22O11 इसका सूत्र है। ठीक है, और यही जो किण्वन प्रक्रिया है ना, इसी के द्वारा ही वो बनाया जाता है, जो पौआ होता है, शराब होता है। हाँ, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं दारू कहते हैं ना, तो ये इसी से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही। स्टार्च से, स्टार्च मतलब स्टार्च किसमें पाया जाएगा, अनाज, अनाज से बनाते हैं शराब। ये फर्मेंटेशन की ही प्रक्रिया होती है। ये कुछ पता हो चाहे ना, लेकिन इसकी रिप्लाई आपको जरूर पता थी, मुझे 100% ये बात पता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अरे भाई मैं बताऊं, जब लोग ना, मेरे घर के सामने एक बड़ा सा थोड़ा सा नाला है, तो ना जितने भी लोग पी के आते हैं, रास्ते पे कम चलते, नाले में ज्यादा गिरते हैं। तो गिर गिर के फिर उठते, फिर मतलब ये रात भर प्रक्रिया चलती रहती है। तो भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि समझ में आती हैं। और वो बातें बोलते हैं जिनका कि मतलब कोई ताल्लुक ही नहीं होता है आगे। वो बिल्कुल ना रास्ते में चल पाते हैं, उनको जैसे लगता है कि जब पीने के बाद गड्ढा ही ज्यादा अच्छा लगता है क्या। छोटी आंत, हाँ विलाई है, बिल्ली कौन बोला, ये। चलिए यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है। छोटी आंत की आंत, जैसे ये छोटी आंत है ना, ये पूरा देखिए आहार नाल ये बनता है। आहार नाल यहाँ से, ये ऐसे मुख गुहा से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है, ऐसे फिर आमाशय है। ऐसे आमाशय तो नहीं होता है, ऐसे आमाशय हो जाएगा तो समझ लीजिए एकदम से क्वाशियोरकर बीमारी से ही पीड़ित है। ये हो जाती है बड़ी आंत, बाहर बाहर से ये हो जाती है बड़ी आंत। अरे भगवान, ये तो एकदम से समझ ना आ रहा, का आदमी बन रहा है, जिराफ बन रहा है, या शुतुरमुर्ग बन रहा है। तो यहाँ से छोटी आंत के अंदर अंदर बहुत ऐसे बड़ी सी रहती है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, तो छोटी आंत हो गई ना ऐसे। तो आंत इसको अगर छोटी सी काटते हैं तो ऐसे अंगुली के समान ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं। तो ये ये अंगुली के समान की जो संरचना होती है ना, उसे विलाई कहा जाता है, या फिर विली आप कहिए, जो भी प्रोनाउंसिएट करना हो आप कर सकते हैं। जो विलाई होती है छोटी आंत में, ये क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाती है। ठीक है, ये इसका यही काम है, पूछा जाता है। विलाई का क्या काम है, अवशोषण को बढ़ाती है, अवशोषित करने के, जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने के लिए ये होती है। ठीक है, चलिए, छोटी जो आंत होती है, इससे, इसका ना मतलब, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? हाइडन, अच्छा छिपे हुए, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कलमा है, देवदार है, पाइनस है, जल पत्तियां है, मार्सेलिया जिसे कहते हैं, ऐसे होता है, पता है, ऐसे इसकी पत्तियां होती हैं। ऐसे जल में आप देखते होंगे, ऐसे तीन पत्तियां वो तैरती रहती हैं। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये वाली कंडीशन होती है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए, तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, जलती पत्तियां होती है। ठीक है, हम्म, तो मार्सिलियाई वनस्पतियों में ये हिडन रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं। और आपको बताते चलते हैं, कुछ पौधों में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। इन पौधों को हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम कहते हैं, ये जानते रहिएगा। और क्रिप्टोगेम जो होते हैं, बीजाणुओं के द्वारा निर्मित हुए पौधे होते हैं, बीजाणुओं से इन पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आलू में प्रजनन कैसे होता है? आलू में जो प्रजनन होता है कैसे होता है? आलू में फूल के द्वारा, ध्यान से देखिए, फूल के द्वारा, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, या फिर
पत्ती के द्वारा। कौन सा सही जवाब होगा? आलू में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? आप लोग फटाफट से बताएंगे। देखिए जितनी भी हम क्वेश्चन पूछते जाए ना, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग फटाफट से रिप्लाई जरूर करते रहा करिए। सही जवाब हो जाता है आलू में जो प्रजनन होता है तने द्वारा होता है। और एक ब्राइफ, एक मिनट आगे देखेंगे जो पूछा गया है। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्किड। आर्किड है ना, आर्किड का नाम आप लोगों ने सुना हो। इसमें प्रजनन कैसे होता है? फूल द्वारा, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, किसके द्वारा होता है आपको बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है आप सभी के लिए, आर्किड में होता है, आर्किड में जड़ों के द्वारा होता है। आर्किड में जो प्रजनन होता है, आर्किड में प्रजनन जड़ों के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जड़ों के द्वारा होता है, आलू में तने के द्वारा होता है, ठीक। और किस में बचता है? ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम में पत्ती के द्वारा होता है। ब्रायोफाइलम में पत्ती के द्वारा, ऐसे पत्ती होती है, यहाँ पर पत्ती से दूसरी पत्ती मतलब दूसरा पौधा उग जाता है, तो ब्रायोफाइलम में पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? फटाफट से। ओके भाई, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर फटाफट से। ये किसी का गलत है, अप्सरा। अप्सरा के नाम पे ना एकदम स्माइली वाली इमोजी बन करके रिप्लाई आ रही। विकल्प आपका भी सही हो जाता है, अप्सरा है। ठीक है, अप्सरा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। और रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं, अप्सरा है, साइरस है, जर्लिना है, पूर्णिमा प्रथम है, ध्रुव है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पशु, यहाँ पर देखिए, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, एकदम से सुपर फास्ट, एकदम से सुपर फास्ट। देखिए हम वैसे भी दिन भर आप लोगों से मिलते नहीं है, और जब मिलते हैं ना तो आप लोग एकदम से दौड़ दौड़ के, उड़ उड़ के मिला करिए, मतलब ऐसी कंडीशन में। यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी से होता है, एथोलॉजी है। क्या है? इथोलॉजी शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे कुछ चीज, अध्ययन का क्षेत्र पूछेंगे। अध्ययन का क्षेत्र हम बताएंगे और आपको बताना है विज्ञान की शाखा। एकदम से रेडी हो जाएगी, रेडी नहीं, रेडी हो जाइए जल्दी से, रेडी है? चलिए भाई बढ़ते हैं, हम पूछेंगे पहला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी, मैंने कहा कुछ और लेकिन पूछ कुछ और है। फाइकोलॉजी, मैंने आपसे पूछा अध्ययन क्षेत्र हम बताएंगे, आपसे विज्ञान की शाखा पूछेंगे, लेकिन हमने विज्ञान की शाखा बता करके अध्ययन क्षेत्र पूछा। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। आओ भैया जल्दी से आइए, जल्दी से फटाफट से। आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कहाँ भाग गए? बहुत आलसी बच्चे, ऐसे आलसी बच्चे, इनको स्पून फीडिंग वाली चाहिए, मुंह में ढाल ढाल के गोल गोल के पिला दो, चाहे वो जहरी क्यों ना हो। ये विकल्प आपका यहाँ फाइकोलॉजी सही हो जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप आ जाइए जल्दी से, क्या हुआ? जहर का सेंस ये है कि चाहे गड़बड़ी चीज क्यों ना हो बच्चे। अगला, माइकोलॉजी में सही जवाब हो जाता है माइकोलॉजी में कवक का। हाँ, एक शैवाल हो गया, दूसरा तो कवक ही हो गया। बहुत चालू भाई, बहुत चालू। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा आता है। अच्छा, अब हम उल्टा करके पूछते हैं। उल्टा करके कैसे? स्क्रीन नहीं उल्टी करके। ये पूछेंगे, वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन, वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथोलॉजी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथोलॉजी, इथनोलॉजी,
वृद्धावस्था, जेरेंटोलॉजी। यहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार करा के भेजेंगे। और साथ ही साथ में इटियोलॉजी। पता है एक काम आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। वृद्धावस्था का अध्ययन किसमें होता है? वृद्धावस्था का अध्ययन आप लोग वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? आप लोग जान लीजिए, आपको बड़ी जरूरत है एकदम से उसी अवस्था में सभी लोग प्रवेश करें हैं। एकदम से उसी अवस्था में है, एक भी कदम। ओके, तो सही जवाब हो जाता है भाई जेरेंटोलॉजी है। कौन सा होगा? जेरेंटोलॉजी, ये सही जवाब हो जाता है। एकदम से नोट कर लीजिएगा, दिल दिमाग दोनों तरफ। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जेरेंटोलॉजी हो गया। और अब बताइए मानव जाति का अध्ययन किसमें करते हैं? मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मानव जाति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव जाति का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? आगे बढ़िए, अगला हमारा प्रश्न ध्यान से देखेंगे। मानव जाति का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मानव जाति का अध्ययन जो करते हैं इथनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? पुष्पों का अध्ययन, फूल जो होते हैं पुष्प, प्रसून, उनका अध्ययन किसमें करते हैं? सही जवाब क्या होगा? पुष्पों का करते हैं, ये सही जवाब हो जाता है एंथोलॉजी में। किसमें करते हैं? एंथोलॉजी में। एटियोलॉजी बच रहा है, ये किससे संबंधित है? एटियोलॉजी रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है। रोग का कारण क्या है? रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है इसमें। रोग के कारण का क्या अध्ययन, मतलब रोग का क्या कारण है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है। बहुत हो गया, इतने में तो आप लोग थक के एकदम से निढाल हो गए होंगे। मानक पैमाने वाले, यहाँ पर देखिए, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? अब ये तो आविष्कारक करता गया है, ये तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। आगे देखिए, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? आ जाइए जल्दी से। अरे भैया, बड़ा तगड़ा नाम कौन सा है यार। आगे विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही, हमारा विकल्प बी सी होता है, डैनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट है। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार डैनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने किया था। अच्छा, आपको बताना है जो चिकित्सकीय थर्मामीटर होता है उसका परास कितना होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है? थर्मामीटर का जो परास होता है कितने से कितने के बीच होता है? और साथ ही साथ में बताइए सेंटीग्रेड में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है और डिग्री फॉरेनहाइट में कितना होता है? डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? आगे बिल्कुल, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है। यहाँ चिकित्सकीय जो थर्मामीटर है उसका परास होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और मनुष्य का जो सेंटीग्रेड में तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री। और फॉरेनहाइट की बात करते हैं 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी और एनसीईआरटी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वायु दाब मापी की खोज किसने की? वायु दाब मापी की खोज किसने की? खोजकर्ता, वायु दाब मापी की खोज किसने की? वायु दाब मापी की खोज किसने की है? वायु दाब मापी की खोज किसने की है? किसने की है वायु दाब मापी की खोज? किसने की है आपको बताना है। सही जवाब हो जाता है किसने की है, विकल्प आपको देते हैं। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, टॉर्सेली, टॉर्सेली, एडोल्फ डीजल, सैमुअल कोल्ट। कौन सा सही जवाब होगा? चलिए चलिए जल्दी से। तो वायु दाब मापी की खोज की है टॉर्सेली ने। ठीक है, और अच्छा ये बताइए पिस्तौल की खोज किसने की है? पिस्तौल हिंदी में कहते हैं पिस्टल, पिस्तौल की खोज किसने की है? पिस्तौल, पिस्तौल की खोज किसने की? कोई गोल गोल निशान तो कोई ना बनाएगा, उठा के फेंक देंगे।
पिस्तौल की खोज किसने की? पिस्तौल सैमुअल कोल्ट ने की है, ठीक है। और डीजल इंजन की खोज किसने की है? डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है डीजल इंजन। अच्छा, और सीमेंट की खोज किसने की? सीमेंट कोई बता सकता है? सीमेंट की खोज किसने की है? सीमेंट बता दे तो जाने। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडन, जोसेफ एस्पिडन ने सीमेंट की खोज की है। एकदम से शांत रहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसईज का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई नेटवर्क का इशू नहीं, कुछ भी नहीं है, आप आगे बढ़िए। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसईज का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिकीकरण, विनिवेश, आउटसोर्सिंग, व्यवसायीकरण। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से फटाफट से। ओके, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हम्म, बिल्कुल भाई, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, विनिवेश। तो कई मारना था, लेकिन चलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है, विनिवेश, और सबका सही है। क्या बात है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लाइन में जानिए, सरकारी जो क्षेत्र है इसमें सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, एक एक चीज आपको बताते चलते हैं। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? इसमें जो है एक कंपनी अपने आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वह काम करवाती है, जो वही होती है आउटसोर्सिंग। व्यवसायीकरण, बाजार में नए उत्पादों अथवा उत्पादन विधियों को परिचय देने के लिए बनाई जाने वाली जो विधि है व्यवसायीकरण कहलाती है। आधुनिकीकरण, आप सभी जानते हैं आधुनिक आधुनिक चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? फटाफट से रिप्लाई, एकदम से, एकदम से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल है। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फटाफट से रिप्लाई करेंगे, नहीं कुछ समझ आ रहा है टिक मारते चलिए। ओके भाई, यहाँ पर एकदम से आंख मूंद के रिप्लाई आपको करनी थी, श्रीलंका। विकल्प आपका बी सी होता, अगर आंख मूंद के भी रिप्लाई करेंगे ना तब भी आपका सही हो जाता है, और श्रीलंका इसका सही जवाब होगा। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। अब यहाँ पर हम आपसे आपको पता होगा अब हम क्या पूछेंगे, ठीक है। देखिए पता है क्या पूछेंगे, जल संधि पूछेंगे, जल संधि पूछेंगे, बता ले जाएंगे तो बहुत बढ़िया। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का है, मलक्का, सुंडा, बेरिंग, बॉस, कौन सा सही जवाब होगा? बिल्कुल सही, मलक्का है। और यहाँ पर आधा तो शुरू हो गई, पंचायती शुरू हो गई इनकी, बाद में कर लियो, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है मलक्का है। अच्छा ये बताइए, जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर, जावा सागर, विकल्प यही है, चार विकल्प है, जावा सागर और हिंद महासागर। जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? विकल्प यही है आपका, मलक्का है, सुंडा है, बेरिंग है, बॉस है। तो ये बिल्कुल सही है जितेंद्र, बहुत बढ़िया, ये सुंडा है। नहीं भाई, रिप्लाई देने के लिए सुंडा, सुंडा ये सही जवाब हो जाता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, बेरिंग सागर और कौन सा सागर है,
बेरिंग को छोड़ते हैं। ये जो बॉस जल संधि है ना, ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू, अरुंधति रॉय। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आप सभी की स्क्रीन पर आगे देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब, आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है अरुंधति रॉय। बहुत बढ़िया, अगला यहाँ पर सही जवाब हो जाता है अरुंधति रॉय, विकल्प आपका डी सही होता है। जिसको जो पसंद आ रहा है वो रिप्लाई कर सकता है, एकदम से फ्री है, 4 विकल्प में से हमको तो ये लगता है इतने फ्री आप लोग ना हो जाए, 5वां विकल्प भी चूज कर ले, हमें खुशी इतनी होती कम से कम आप लोग 4 में ही हैं, 4 में ही बधे हुए हैं, बस इतनी सी खुशी होती, 5वें पे आप नहीं पहुंचते हैं। तो अनीता देसाई बिल्कुल आपकी पसंद का है, अमृता प्रीतम वो भी आप कर सकते हैं, सरोजनी नायडू वो भी कर सकते हैं, और जिसका अरुंधति बाई चांस लग गया वो तो 100% सही है। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है। और मान बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1969 में हुई है। और जानते हैं मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद, नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है जो मान बुकर पुरस्कार है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मान बुकर से रिलेटेड पूछा जाता है इंपॉर्टेंट होता है, और आपके करंट में पूछा जाता है, और करंट को हम अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको सारी चीजें हम बताते हुए चलेंगे। और मान बुकर पुरस्कार पाने वाले कुछ भारतीय मूल के हम लेखक के बारे में बताएंगे और उनकी रचनाएं भी आपको बताते चलते हैं। देखिए, वीएस नायपाल, वीएस नायपाल को मिला है, वीएस नायपाल को मिला है, और सलमान रुश्दी को मिला है, और किसको किस रचना के लिए मिला वो भी हम आपको बताते चलते हैं। वीएस नायपाल नायपाल को मिला है, वीएस नायपाल को मिला है इन ए फ्री स्टेट, ठीक है, और सलमान रुश्दी को मिला मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, बहुत तगड़ी है, ये ध्यान में रखिएगा। सलमान रुश्दी को मिली है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, नोट करते चलिएगा जितनी चीजें आपको बता रहे हैं। अरुंधति रॉय को भी मिली है, और किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बड़ी फेमस बुक है, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसकी रचना है? अरुंधति रॉय की है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की है। किरण देसाई को भी मिला है, किरण देसाई यहाँ पे नहीं लिखी थी ना, अनिता लिखी है, किरण देसाई को मिला है, किरण देसाई को मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है किरण देसाई की। अरविंद अडिगा को मिला है, अरविंद अडिगा को मिला 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए मिला। किसके लिए मिला है? व्हाइट टाइगर। कौन है? अरविंद अडिगा। इतनी चीजें हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सारी चीजें आपको मैंने बता दी, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग की स्पीड भी स्लो है और दिमाग तो वैसे भी गायब है। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखेंगे, सर विलियम जोन्स ने फिल इन द ब्लैंक कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब की थी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? सर विलियम जोन्स ने फिल इन द ब्लैंक में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1854-82। ये कौन सा सही है? अगला हमारा क्वेश्चन, अगला आप लोग ना अगर सही बता रहे, अगर मेरे फ्रंट पे बैठते, मेरी क्लास में बैठते ना, तो अब तक हम तो ठुनकिया चुके होते हैं। ठुनकियाना जानते हैं? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? कौन सा हमारा सही जवाब होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए एकदम से जोश और जुनून के साथ। वो हम कब देखेंगे आप लोगों के अंदर, मुझे नहीं पता है, लगता है कि परलोक पधारने के बाद ही। तो ये सही जवाब हो जाता है, यहाँ पर विकल्प आपका डी से होता है, 1784 है, डी है 100%, विकल्प आपका डी 1784 है। अब यहाँ पर ये बताइए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक, अब हम विकल्प नहीं देंगे, आप लोग रिप्लाई करिए, अब विकल्प ऐसे ओरल दे देते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सर सैयद अहमद खान, ज्योतिबा फुले। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? आत्मीय सभा। अगला क्वेश्चन है,
बिल्कुल, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने इसके मतलब इसके संस्थापक है। अच्छा, तत्व बोधिनी सभा आप लोगों ने नाम सुना है? तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक विकल्प आपको देते हैं, सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले और देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा। अरे पढ़ लियो, हमारे जुकाम के चक्कर में ना पढ़ो, कहाँ जमा कहाँ फैला है। ज्यादा ऑब्जर्वर बनेंगे ना तो ऑब्जर्व भी करते रह जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाता है तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल सही है। आगे आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, विनोबा भावे। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बहुत बढ़िया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ रहे हैं। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत बढ़िया। साइंटिफिक सोसाइटी, और अगर जो भी बात करने आए ना हम सही में एक लाइन से ब्लॉक करेंगे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही जवाब है। अब ऐसे ही पूछते रहेंगे, और अगला एक और पूछेंगे लास्ट में, सत्य शोधक समाज, जो कि पूछा जाता है। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सही। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1864 में अलीगढ़ में की है। बिल्कुल सही रिप्लाई आ रही है पुतिन की, बहुत ही बढ़िया। आगे, आज तो पुतिन की भी हालत खराब है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सभी की अगर हम डेट की बात करते हैं, जितना भी मैंने पूछा, आत्मीय सभा की स्थापना हुई 1815 में, राजा राम मोहन राय ने की। तत्व बोधिनी सभा 1839 में हुई है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापना की है। साइंटिफिक सोसाइटी मैंने पूछा, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे 1864 में। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले संस्थापक रही, और 1873 में इसकी स्थापना हुई। तो ये मैंने चार आपसे पूछा, चारों की डिटेल मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको ये बताते हैं, किसी भी जीव के डीएनए में, जैसे ये डीएनए है, तो यहाँ पे हमें कोई ऐच्छिक चीज, जैसे कि मुझे चाहिए कि ये धान का पौधा है, हम ये चाहते हैं कि धान की जो फसल है लंबी होती है तो बहुत जल्दी गिर जाती है, तो नुकसान हो जाता है, तो मतलब छोटी हाइट की फसल बने, तो इसके डीएनए में ना हम वो ऐच्छिक वाली चीज जो हम चाहते हैं वो इंसर्ट करा के फिर इसमें डाल करके ऐसा बीज उत्पन्न करते हैं। यही होता है कि जो ऐच्छिक चीजें होती है किसी भी जीव के डीएनए में छोटे से पार्ट में उसको इंसर्ट करा के फिर दूसरे जीव में या फिर पौधे में डाल दी जाती है। यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, अच्छी चीज है ये। तो विकल्प आपका डी सी होता है, जीन क्रांति है। बिल्कुल सही, विकल्प आपका डी सी होता है, जीन क्रांति है। जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, डीएनए को काटने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग होता है उसे हम कौन सा एंजाइम कहते हैं? उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और आगे बढ़ेंगे, इसी पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपको पता है? बीटी कॉटन और बीटी बैगन का, बीटी कॉटन का पूछा गया था ना, बीटी कॉटन और ये बीटी बैगन, बीटी कॉटन जो है और बीटी बैगन, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर ही आधारित है, जीन तकनीकी का प्रयोग करके ही इसे बनाया गया था। और ये कैसे पौधे थे जानते हैं? कीट प्रतिरोधी, इनमें जो विशेषता डाली गई थी डीएनए के माध्यम से, कीट प्रतिरोधी थी, मतलब कीट इनकी तरफ जाते हैं तो वापस लौट जाते हैं, मतलब इनमें प्रतिकर्षण हो जाता है। कीट प्रतिरोधी पौधे ये तैयार किए गए थे। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, ट्रांसजेनिक पौधे, बिल्कुल सही, ट्रांसजेनिक पौधे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? किसी का भी गलत नहीं होगा, 100% हमें जानते हैं। यही सब पढ़ पढ़ के तो आप एकदम से केवीसी में जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन,
शिवा अभी ना एक तो इतने दिन के बाद आए हो और ऊपर से इनको ब्लॉक करो उनको ब्लॉक करो, अब तक शांति मची हुई थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था? आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, विकल्प कौन सा सही है? शाबाश, यहाँ पर हमारा विकल्प बी सी होता है, गेटवे ऑफ इंडिया। विकल्प आपका बी सी होता है, गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए, तो ये तो सबका सही हो गया भाई। इसके लिए हमें कोई खुश, कौन सी बोले? इसके बाद भी सी कौन बोले? चलिए, तो भाई गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1924 को हुई थी, 4 दिसंबर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा, इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था? इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था? इंडिया गेट का वास्तुकार, चलिए जल्दी से बताइए। इंडिया गेट का वास्तुकार, इंडिया गेट के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। ठीक है, इंडिया गेट के मशाल को अमर जवान ज्योति कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, नादिर शाह ने फिल इन द ब्लैंक में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। ये आपका सही नहीं होगा, तुक्का मारेंगे, हमें पता है। नादिर शाह ने फिल इन द ब्लैंक में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। आगे, नादिर शाह, सही जवाब कौन सा होगा? ओके, नादिर शाह का सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका ए, 1739 है। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। 17, देखो ये बहुत बढ़िया, ए भगवान सबको बुद्धि दियो। 1739, ठीक है। अच्छा, आप बताइए तो जाने, हिस्ट्री वालों तो एकदम से अपनी इज्जत को बचा करके रिप्लाई करेंगे। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, बाबर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह। नादिर शाह ने तो आक्रमण किया था। कौन सा सही जवाब होगा? आगे बढ़िए, नेक्स्ट। जो आंसर देता है हम उसे ब्लॉक करते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं, हम कॉपी पेस्ट वालों को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, सही जवाब यहां पर हो जाता है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। एक मिनट, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। आगे, आगे देखिए, नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन अगर हम पूछे, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। जो अभी मैंने पूछा, जब मतलब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक भी मोहम्मद शाह था। ठीक है, आपको बताते हैं, इससे रिलेटेड एक पॉइंट बताते हैं। नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, तख्ते ताउस नाम सुना होगा आपने। ये तख्ते ताउस बताने वाले थे। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर के फारस वापस लौटा था, और ये दोनों चीजें लेकर के गया था। ये क्वेश्चन आपको बताने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, पुस्तक है बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? एक पुस्तक है जिसका नाम है बहुरूपी गांधी, ये किसने लिखी है? आगे, पुस्तक बहुरूपी गांधी ये किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? फटाफट से आप रिप्लाई करेंगे, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही। आगे, पुस्तक है बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी, सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाता है विकल्प बी। विकल्प बी आपका सही होता है, अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय। यहाँ पर देखिए, हम लेटेस्ट बुक नहीं पूछेंगे, इसमें कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ही चीजें पूछेंगे। मतलब पुरानी चीजें पूछ रहे हैं, ये हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं, पुरानी, जो पुरानी हिस्ट्री है। अच्छा ये बताइए, इंडिया फॉर इंडियंस ये किसने लिखी है? बताइए तो जाने, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर, आधा हिंदी में आधा अंग्रेजी में, इंडिया फॉर इंडियंस, सही जवाब कौन सा होगा? ये किसने लिखे? राजा राम मोहन राय, दीन बंधु मित्र, चित्तरंजन दास, मैथिली शरण गुप्त। कौन सा सही जवाब होगा?
अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन दे दिया मैंने। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है? कुछ नहीं पता, खाली एकदम से। अब बिल्कुल सही, प्रिंस, बिल्कुल शाबाश। इंडिया फॉर इंडियंस ये चितरंजन चितरंजन दास की है। और संवाद कॉमेडी किसने लिखी? संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी किसने लिखी है? जिंदगी का अगर आप लोग मजा लेंगे ना, चमाट मारेगी, चमाट का इंतजार करिए आप लोग, और ऐसे मारेगी ना पता भी नहीं चलना, चमाट पता चलेगा ना, किधर गिरेंगे वो भी नहीं पता चलेगा। संवाद कॉमेडी। विकल्प देते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल, मैथिली शरण गुप्त, दीनबंधु मित्र, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने लिखी है संवाद कॉमेडी, बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय। नील दर्पण, नील दर्पण किसने लिखी? नील दर्पण नाम अभी आपको मैंने लिया नाम, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल, मैथिली शरण गुप्त, दीनबंधु मित्र, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बिल्कुल नील दर्पण, ये सही जवाब हो जाता है। दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। और मैथिली शरण गुप्त का अभी मैंने नाम लिया, उनके द्वारा कई सारी पुस्तकें जिनमें भारत भारती, भारत भारती फेमस है, और भारत भारती है ये। और एक और आप बताएंगे, बंदी, ध्यान से सुनेंगे, बंदी जीवन, बंदी जीवन जो है ये किसके द्वारा है? बंदी जीवन ये किसके द्वारा है? इसके लेखक या संपादक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, सचिंद्र नाथ सान्याल, कौन सा सही जवाब होगा? बिल्कुल सही है, सचिन नाथ सान्याल। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन, केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह जिसे कहते हैं, कब हुआ था? ये क्वेश्चन ध्यान से देंगे, देखेंगे, और इसकी रिप्लाई हम आपको बता भी चुके हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह, आ जाइए, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है 1921 में, विकल्प आपका ऐसे होता है, केरल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? भाई ये देखिए, अजंता की गुफाएं पढ़ते पढ़ते हमको लगता है अजंता की गुफा देखने से ज्यादा सही ये लगने लगे क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाए। और जिस दिन कभी अजंता की गुफा में पहुंचेंगे ना, सोचेंगे कितना इसको पढ़ा है, कितना पढ़ा है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली। अजंता की गुफाएं, खजुराहो की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, सूर्य कोणार्क, पता नहीं क्या क्या तो पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है ना, पसंद तो हमको भी नहीं, क्या करे। ओके भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही जवाब हमारा विकल्प आपका सी सी हो जाता है, महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही, 100%, बिल्कुल सही, 100% महाराष्ट्र है। अच्छा, अब ये बताइए, भीमबेटका कहाँ पे है? फटाफट से बताइए, जितनी जल्दी मतलब, भीमबेटका कहाँ पे? एक एक सेकंड में आप लोग रिप्लाई करते चलिए, और पूछेंगे, बहुत सारी गुफाएं हम पूछ लेंगे। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है भाई? आगे आइए, भीमबेटका, 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 भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है? विकल्प नहीं देंगे। भीमबेटका यही नहीं है, यही मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, वो है। अच्छा बताइए, बराबर गुफाएं कहाँ पर है? बराबर गुफाएं कहाँ पर है? बराबर गुफाएं कहाँ पर है? आपको दे देते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कौन सा सही होगा? आगे आगे आगे, आगे आइए तो जाने, आगे रिप्लाई करिए तो जाने। ओके भाई, आ जाइए। बराबर गुफाएं, बराबर 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 कहाँ पे है? बराबर गुफाएं है, नकलची। अच्छा, एक ज्ञान की बात मिल गई, ज्यादातर गुफाएं माउंटेन एरिया में होती हैं। हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब मोक्ष मिलने वाला है। आगे, ये जो बराबर गुफाएं हैं, बिहार में है। सबको मिलता है डिस्टिंक्शन इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला हम पूछते हैं, चंदा देवी,
चंदा देवी गुफाएं, क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। आप लोग को सब मजाक लगता है। चंदा देवी गुफाएं, चंदा देवी गुफाएं कहाँ पर है? चंदा देवी गुफाएं, चंदा देवी गुफाएं कहाँ पर है? अगला, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है चंदा देवी। चंदा देवी गुफाएं कौन सा सही होगा? शिवा बोरिया बिस्तर साथ गड़ही में फेंकेंगे, हमको मोक्ष देने चले हैं। चंदा देवी गुफाएं ये सही जवाब हो जाता है। विकल्प यही है आपका, चार है। चंदा देवी गुफाएं ये छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, आपकी रिप्लाई सही आ जाती है। ठीक है, और अब आगे और पूछते हैं। बादामी गुफाएं, नाम बड़ा ही प्यारा सा है, कलर भी बड़ा अच्छा होता है, बादामी कलर। बादामी गुफाएं कहाँ पे है? केरल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कौन सा सही जवाब होगा? आगे अगला, जाओ, ऑल द बेस्ट, रो लेना खूब बढ़िया से, चिल्ला के रोना तब आना। बादामी गुफाएं कहाँ पे है? सही जवाब है, बादामी गुफा ये है कर्नाटक में, बिल्कुल सही, कर्नाटक है। अच्छा ये बताइए, बोरा गुफाएं कहाँ पे है? बोरा गुफाएं, बोरा बोरा, बोरा गुफाएं कहाँ पे है? बोरा गुफाएं कहाँ पे है? ये विकल्प आपका यही, केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बोरा, बोरा बोरा, अभी किसी की रिप्लाई, बोरा बिल्कुल सही, मालती, शाबाश बच्चे। बोरा है आंध्र प्रदेश में, बोरा आंध्र प्रदेश में है। और अच्छा चलिए, बादामी हो गया, बोरा हो गया, वराह, वराह गुफाएं कहाँ पर है? वराह गुफाएं कहाँ पर है? चलिए, आगे, बोरा हो गया, आगे देखिए, ये वराह, वराह गुफाएं कहाँ पर है? वराह गुफाएं ये हम आपको बताते चलते हैं, महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम में। ठीक है, आप चलिए, ये बहुत ही आसान से, ये तो आप बता ले जाएंगे। एलिफेंटा कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? मुंबई में है। अच्छा, ये एक और लास्ट का क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, ये आपको बताना है, और साथ ही साथ में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आप बताएंगे बाघ की गुफाएं, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल का चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना, सॉरी, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? ध्यान से देख करके आपको रिप्लाई करना है। चलिए फटाफट से, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व, ओके भाई, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, विकल्प बी, 48 घंटा, एच से आर लिखा है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व 48 घंटे, आप सभी को पता है ना कि एक लगभग एक दिन पहले से वो चुनाव की वो पूरा प्रसार वगैरह सारी चीजें बंद हो रही है, सब चोरी चोरी जा करके पैसा दे के आते हैं। पैसा दे के आते हैं, और खाने पीने वाली चीजें दे के आते हैं, पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, हम भी सोचते हैं कि हम भी लेके देंगे, कोई देता ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अच्छा ये बताइए, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 326, 324, 25, 22, कौन सा सही जवाब होगा? 326, 322, 324, 325। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
सही जवाब कौन सा होगा, किस के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा 324 है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, लेकिन वो बंद कुछ नहीं होता है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर में? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद से हल्दिया मार्ग की लंबाई आपकी कितनी है? हमने बताया भी आपको, ये बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब होगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाता है हमारा, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, 1620 किलोमीटर है। कितनी है? 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, तो 1620 है इसकी, और जो 2 है इसकी 891 करीब है। चलिए आगे, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? मतलब 3 बार W है, इसका मतलब क्या है? W3C का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, या फिर सी से कमीशन है? वर्ल्ड वाइड वेब, विकल्प ए हमारा सही होता है, ठीक है, विकल्प ए हमारा सही होता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के सेंस में वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम है, ये सही जवाब हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें WAN का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। WEP वर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है। WORM वॉर्म का क्या मतलब है? राइट वंस रीड मैनी। इंटरनेट हम किसे कहते हैं? सूचनाओं का परिपथ कहलाता है। इंटरनेट के पिता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? बता देते हैं आपको, विंड सर्फ को कहते हैं। विंड सर्फ इंटरनेट के पिता कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया? जल्दी से बताइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। हम्म, हम्म, अरे मैंने इंटरनेट का पिता पूछा है, इंटरनेट, हाँ रागिनी, इंटरनेट का बच्चे। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया? आगे, ओके, फास्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया? यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प बी है, 2015-16 में, 2015-16 में, ठीक है। और जलग्राम योजना के तहत जलग्राम का चयन और इसका कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। और बहुत सारे उद्देश्य इसके होते हैं। इसका उद्देश्य मेन होता है कि जल संसाधन का संरक्षण और जो प्रबंधन है परंपरागत तरीके से किया जाए, और साथ ही साथ में मेनली जल का संरक्षण हो और सभी तक ये मतलब पानी वगैरह पहुंच सके, ये चीजें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी, जो कि वर्तमान ननकाना साहिब है, इसमें हुआ था। कब हुआ था ये मेनली पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 19 1400, विकल्प आपका सी से होता है, 1469 है। हाँ बिल्कुल सही, 1469 में हुआ था। और गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को, गुरु अंगद को नियुक्त किया था, ठीक है। और गुरु अंगद ने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गुरुमुखी क्या प्रारंभ की थी? गुरुमुखी गुरु अंगद ने ही प्रारंभ की थी, क्वेश्चन पूछा गया है। और अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने स्थापित किया था, गुरु रामदास ने अमृतसर को स्थापित किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष का नाम क्या था? हम तो हमेशा सोचते हैं ना, हमेशा, अरे खूब फास्ट चल रहा है।
16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम। आप लोग की रिप्लाई फास्ट आए तो फिर तो बहुत बहुत बहुत। आज जिसको भी पता किसी से भी दिक्कत हो सबको एक साथ ब्लॉक करो, सबको एक साथ। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प आपका डी से होता है, सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, ठीक है। 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये 17वीं लोकसभा की प्रोटेम स्पीकर की हम बात की है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला, ठीक है। अच्छा, ओम बिरला कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जेवी मावलंकर। और प्रथम राज्यसभा के सभापति का नाम आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। किसके अनुमोदन के बाद? संसद है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? फटाफट से आप लोग देखेंगे। बिल्कुल, प्रथम राज्यसभा सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन, सर्वपल्ली नहीं। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, राष्ट्रपति। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। नियुक्त संबंधी अधिकार होता है, विधायी शक्तियां होती है, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, राजनैतिक शक्ति होती है, सैनिक शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, ये सारी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। कहां पर स्थित चैलेंजर डीप को? जावा की खाड़ी। चलिए आगे बढ़िए, जावा की खाड़ी है, लेक आइरे है, प्यूंटो रिको खाड़ी है, मारियाना खाड़ी है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका विकल्प डी से होता, मारियाना खाड़ी है। मारियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। मारियाना गर्त ये कहां पर है? मारियाना गर्त ये कहां पर है? हाँ, हमको शक्ति है, उठा के ना फेंक देंगे, इतनी तब शक्ति पता चलेगी। बाहुबली। मारियाना खाड़ी ये कहां पर है? ये मारियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में, बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में। और मारियाना गर्त की अगर गहराई की बात करते हैं 11 किलोमीटर के करीब है ना, 11 किलोमीटर। और अगर एग्जैक्टली हम बात करते हैं तो 1100 ये मीटर है, ठीक है। अच्छा, ये प्यूर्टोरिको ये प्यूर्टोरिको ट्रेंच जो है ये कहां पर है? ये उत्तर अटलांटिक, कहां पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में मौजूद है, उत्तर अटलांटिक में, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर अभी आपने एक सुना था जावा या सुंडागर्त, जावा या सुंडागर्त सुना था आप लोगों ने ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। जावा या सुंडागर्त जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर है? हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई जो 7,725 मीटर है। और ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है इसकी है 8,605 मीटर के करीब, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, एमआरटीपी अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से एमआरटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है? यानी कि ये पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है। एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एमआरटीपी, जावा सुमात्रा तो द्वीप है, ये गर्त की बात हो रही, गड्ढा की बात हो रही है। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में, विकल्प ये आपका ये सही होता है सी, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव है ट्रेड एंड ये प्रैक्टिसेस होगा, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड प्रैक्टिसेस
एक्ट होगा, ये नहीं होगा, प्रैक्टिसेस होगा। ठीक है, विकल्प आपका सी से होता है। चलिए भाई आगे बढ़े, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारतीय संसद के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? चलिए जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 24 साल, 21, 28 या फिर 18? विकल्प आपका बी से हो जाता है यहाँ पर। विकल्प आपका बी कितनी है? 21 है। अच्छा, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यहीं से हम फिर से कल से क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल से क्लास पे यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। और बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग हमें लग रहा है एकदम से थक भी गए हैं। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग रिवीजन क्लास कर लेते हैं, एकदम से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, और आप लोग 10 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करिए भाई। हाँ? निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? आगे, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का खतरा है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी, भंडारण और प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? शर्करा को, अभी ओरल टेस्ट लेंगे, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब यहाँ पर हो जाता है हमारा विकल्प बी सी होता है, किण्वन है, फर्मेंटेशन है। विकल्प आपका बी सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती क्या कहलाती है? विकल्प आपका यहाँ पर वी सही होता है, विलाई है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सही जवाब हो जाता है जल तिपतिया है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? ध्रुव है, अप्सरा है, कामिनी है, साइरस है? अप्सरा वाले अप्सरा की रिप्लाई करेंगे, विकल्प बी से होता है, और जो और दूसरे लोग रहेंगे वो अपनी अपनी रिप्लाई समझ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आगे बढ़िए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, इथोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, एक मानक पैमाने पर आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है, सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, डैनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसईज का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? विकल्प आपका बी से हो जाता है, विनिवेश है। आगे बढ़ेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? सही जवाब कौन सा? मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, नेपाल है? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी हमारा सही होता है, श्रीलंका है। कहाँ गए भाई श्रीलंका वाले? आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या? अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू, अरुंधति रॉय? भाई सही जवाब यहाँ पर हो जाता है बुकर पुरस्कार, विकल्प आपका डी से होता है, अरुंधति रॉय है।
और सभी की मैंने बुक बताई आपको, अरुंधति रॉय की बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बड़ी अच्छी बुक है, बहुत बहुत बहुत, मतलब इसके रिव्यू तो जबरदस्त है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सलमान रुश्दी का है मिडनाइट चिल्ड्रन है, वीएस नायपाल का है इन अ फ्री स्टेट है, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर है। तो इतनी कुछ चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर विलियम जोन्स ने फिल इन द ब्लैंक में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, कब की थी? सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा भाई? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है सर विलियम जोन्स। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प डी 1784। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें शामिल है, विकल्प आपका डी से होता है जीन क्रांति में, राइट। अगला प्रश्न नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो ये सही जवाब हो जाता है ओके, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। विकल्प आपका बी सही होता है गेटवे ऑफ इंडिया। नादिर शाह ने फिल्म द ब्लैंक में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की, इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प नादिर शाह 1739। विकल्प आपका ये सही होता है 1739 है। इससे पहले मैंने कुछ और बताया था क्या? ठीक है, 1739 सही जवाब होता है। अगला प्रश्न हमारा है पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक है बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी लिखी अनुबंधोपाध्याय ने लिखी है, अनुबंधोपाध्याय ने लिखी। विकल्प आपका बी सी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमने बहुत सारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड बताई थी। इंडिया फॉर इंडियंस बताई थी चित्तरंजन दास, संवाद कॉमेडी राजा राममोहन रॉय, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, बंदी जीवन पूछा था और पूछ के आगे बढ़े थे, जिसका सही जवाब है सचिंद्र नाथ सान्याल, राइट। अगला प्रश्न है केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? कल एकदम से टफ क्वेश्चंस लाएं क्या? केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह, अभी ओरल टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 1921 सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका ये सही होता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अच्छा, बहुत सारे विद्रोह हैं, आपको हम बताते चलते फटाफट से अपनी तरफ से। नील विद्रोह पूछा जाता है, नील विद्रोह जानते हैं कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था। और पाबना विद्रोह 1873 से 76। दक्कन विद्रोह ये है 1874 से 75। और तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ओके, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर हमने क्रम से पूछा बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र है, और बराबर ये बिहार गया में है, चंदा देवी की गुफाएं छत्तीसगढ़ है, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, बादामी गुफा कर्नाटक है, वराह गुफा महाबलीपुरम में, बोर्रा गुफा ये है आंध्र प्रदेश में, भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कुछ इतनी मैंने पूछी थी और कुछ छूट भी रही होगी, कुछ ज्यादा भी हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। सही जवाब कौन सा होगा? ये सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी 48 घंटे सही जवाब होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 48 घंटे अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद से हल्दिया मार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर में है? सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाता है? विकल्प आपका डी से होता है 1620 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में WWWC का पूर्ण रूप क्या है? WWWC का पूर्ण रूप यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कंसोर्टियम होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये सही हो जाता है, विकल्प आपका ए है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया? भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया? विकल्प आपके 4 है। विकल्प बी सी होता 2015-16 में, राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी जो वर्तमान नाना साहिब है कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ये विकल्प हमारा सी हो जाता है, 1469 में हुआ था, राइट। 1469 विकल्प आपका सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। चलिए जल्दी से, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम। ये सही जवाब हो जाता है, सुमित्रा महाजन है ना। ठीक है। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में एक मिनट, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये था, फिल इन द ब्लैंक। तो ये किसके अनुमोदन के बाद? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, राष्ट्रपति। फिल इन द ब्लैंक होगा, फिर उसमें स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, कौन सा सही होगा? जावा खाड़ी, ये कौन सा? विकल्प आपका मारियाना गर्त होता है, मारियाना ट्रेंच। विकल्प आपका डी से होता है। ये है एमआरटीपी का फुल फॉर्म, आपसे पूछा जा रहा है एमआरटीपी का फुल फॉर्म। तो ये डी की तरफ नहीं बढ़ते हैं, यही में सी सही हो जाता है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड एंड ये प्रैक्टिसेस एक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिसेस एक्ट हमने आपको पिछले अभी बता दिया था। अगला ये क्वेश्चन हमारा बनता है आज का, जो है आज के सवाल में बढ़ता है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? तो ये आपको बताना है। और चलते हैं ओरल टेस्ट की तरफ, आपसे पूछते हैं इंडियन डेजर्ट के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? इंडियन डेजर्ट, आगे आगे बढ़िए, इंडियन डेजर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से कौन सा मरुस्थल प्रसिद्ध है? फ्रांस? अरे भाई, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार मरुस्थल प्रसिद्ध है, थार मरुस्थल प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज था तिरंगा, किसके द्वारा जर्मनी में फहराया गया था? किसके द्वारा जर्मनी में फहराया गया था? और 1907 में किसके द्वारा जर्मनी में फहराया गया था? 1907 में। ओके, विकल्प यहाँ पर हमारा, तो मैंने विकल्प तो दिया नहीं, विकल्प के अकॉर्डिंग आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा भीकाजी कामा। क्या होगा? भीकाजी कामा। अच्छा, हमारे तिरंगे में कितने रंग है? 3 रंग है। कौन कौन से हैं आप लोग बता सकते हैं? जल्दी से 3 रंग बताएंगे, 3 रंग जल्दी से बताएंगे। सफेद है, काला है, नीला है, पीला है, लाल है, बैगनी है, केसरिया है, हरा है, सफेद है, कौन सा सही होगा? अगला क्वेश्चन, चलिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत के योजना आयोग की स्थापना 1950, 51, 52 या फिर 54 में? भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? हम्म,
बिल्कुल भाई, बहुत सही। 1950 हम आपको बताने वाले थे, 1950 का सही जवाब है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष मैंने आज की क्लास में ही आपको कराया। अच्छा, आप लोग एक चीज देखते हैं, कम्युनिटी पर जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता है, देखिए कम्युनिटी पर जो क्वेश्चन पूछते हैं कितना गलत रिप्लाई, पता है, एक लोग जहां पे बढ़े वहीं पे सब बढ़ चलते हैं। हम इस चीज को देख कितने परेशान होते हैं, सीरियसली क्या बताएं। गजब की गलत रिप्लाई। अभी क्या मैंने पूछा था, स्मृति मंदाना पे ही एकदम से रिप्लाई जा रही है, जा रही है, श्रेयस की जबकि रिप्लाई है ना। क्या ही बताऊं मैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। और हम्म अच्छा, किस समिति की संस्कृति पर 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब हो जाता है केसी नियोगी। क्या है? केसी नियोगी है। ठीक है। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, हमने अभी पूछा था ना आपसे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्या थे? गुलजारी लाल नंदा थे। इसका मुख्य कार्य क्या था जानते हैं? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना इसका मुख्य कार्य था। और अच्छा, ये बताइए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प लिया, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के पहले और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहली बात तो ये जानिए, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भी अभी नरेंद्र मोदी है, जब हुई थी तब भी नरेंद्र मोदी है। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम आपको बताना है। जैसे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम है गुलजारी लाल नंदा, तो वैसे ही नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो कौन सा जवाब आपका सही होगा? चलिए बढ़ चलिए सवाल की तरफ, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, हाँ, सही जवाब होता है अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष, वर्तमान में बिल्कुल सही है, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? यही बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं द एंड। मिलेंगे फिर आपसे कब? आपसे मिलते हैं सुबह मिलेंगे। हाँ, सीईओ हैं अमिताभ कांत है, बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू की गई थी? और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताएंगे कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। और सुबह 10 बजे की करंट की क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्लास कैसे लगती है? पूरी मेहनत के साथ क्लास को बनाते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। आपका फीडबैक तो अच्छा होता है। और आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं? मतलब अच्छी क्लास को भी शेयर नहीं करते हैं। और आप लोग देखिए, थोड़ा सा तो ये होता है ना कि किसी भी काम को थोड़ा सा अप्रिसिएट किया जाए तो अच्छा लगता है। मोटिवेशन अच्छा लगता है फिर ना, और अच्छी क्लासेस देने का मन करता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। और चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही। हम्म हम लाइव नहीं आते, सभी लोग नहीं आते लाइव, 10 बजे नहीं आ सकते ना। हाँ ओके, सभी जगह लाइव आते हैं, फ्रंट पे दिखते हैं, ओके कोई बात नहीं। फ्रंट का वैसे भी एक चीज तो और है कि हम उतना भाई मेरे साथ तो यही है कि इतना पता चले लिपा पोती करें फिर फ्रंट पे आए। और बहुत काम है, बहुत काम है, इतना ही करते रह जाएंगे फिर तो ये चीज हो जाती है।
हाँ, ये बात तो सही है, इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। और वो भी ना लाइव में तो बहुत सारे। हाँ, तो ये बात सही है। मैडम के आने का तो और भी असर पड़ता है ना लाइव में आने का। बिल्कुल सही है। हाँ, मेरा कोल्ड सही हो गया, तभी तो एकदम से बोल रहे हैं ना, वो काढ़ा पी रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। यूपीपीसीएस का सेंटर, नहीं 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 नहीं, यूपीपीसीएस का सेंटर दूर नहीं जाता है सुमन। नहीं, बिल्कुल यूपीपीसीएस का सेंटर सभी एक चीज और करना, सभी लोग फॉर्म भरना, फॉर्म सभी लोग भरना यूपीपीसीएस का। हाँ, और बहुत ही अच्छी क्लास, आप जितने भी जीएस देख रहे हैं वो सभी एकदम से आपका सॉलिड है। आप ये जीएस तो यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का भी आप सोच सकते हैं एकदम से आराम से, कहाँ से पूछा जाए, सब तो हमने एकदम से निचोड़ आपको पढ़ाई डालते हैं। करंट हमने स्टार्ट ही कर दिया है। हाँ, और क्या ही पूछा जाएगा, अभी तो जीएस और करंट ही है, हिंदी आपको इतनी आती है। ठीक है। हाँ, तो दूर नहीं जाता है, ये देखो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, आप जिला भर सकते हो, आराम से भर सकते हो। नजर वजर। हिस्ट्री। मैं शुरू हो गई इनकी हिस्ट्री, पटकता है भूगोल, चटकता है, पता नहीं क्या है। ओके, बाय बाय। मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं भरूंगी, हाँ मत भरना। वैसे भी कतई ना हो, पंचायती जैसा वाला कोई सब्जेक्ट है नहीं वहां पे। ऑप्शन में ये नहीं होगा कि पंचायती करने वाला सब्जेक्ट फिल करो, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मत भरना। सेम। किसका बर्थडे है? तो भाई चलिए, मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।